हेलो है अल्लाह ने चलिए बैठ गए सब लोग। आज शिक्षक दिवस है ना। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामना। चलिए बैठने दीजिए न हो, बैठाइए बैठाइए, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। उस पर कैसे बैठिएगा छोगो, उस पर नहीं बैठ पाइएगा छोगो, पीछे हो जाइए, उसके पीछे हो जाइए, दिक्कत ना हो रहा होगा, समझिए। सबको धन्यवाद और आशीर्वाद कि आप लोग पढ़िए। देखिए सुबह से तो मैनेज कर लिए थे, सुबह से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम होते होते आप लोग मनाइए लिए। हम इसी वजह से जो है टीचर्स डे को बंद रखते हैं क्लास, लेकिन पिछला सप्ताह काफी ज्यादा बंद रहा था रक्षाबंधन की वजह से, इसी वजह से जो है क्लास बंद नहीं रखे। तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक कब मिलेगा है, कब मिलेगा? और जो मिलना था वो हो गया। कुछ नहीं है, टीचर्स डे पर कोई प्रोग्राम नहीं है, ऊपर क्लास नहीं चल रहा है। अरे लड़का सब ऊपर में बैठ गया है देखिए कोई है नहीं जी। अरे देखिए ऊपर में क्लास नहीं चल रहा है, देखिए थोड़ा सा ऊपर का साउंड गड़बड़ हो गया था। अरे देखिए आप लोग देखते ना जी भट, देखिए हो। हाँ ऊपर नहीं चल रहा है, दिखवा रहे हैं, नहीं चल रहा है, ऊपर में बोल रहा है। चल रहा है, चल रहा है ऊपर में, सबसे ऊपर में चल रहा है, सबसे ऊपर में ठीक है जी, ठीक कर दिया है, सबसे ऊपर में ठीक कर दिया है। हाँ क्या हुआ, सब सही चल रहा है तो कमेंट अपने मन से कर रहा आज थोड़ी। अब बुक कहाँ, अब तो जो बुक वितरित करने वाला था वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अब बुक खत्म हो गया तो अब कहां से देंगे, क्या हुआ, बुक खत्म हो गया। अब भोज हम करेंगे 10 तारीख को, आइएगा 15 तारीख को तो कैसे मिलेगा। चलिए हल्ला मत कीजिए। कोई प्रोग्राम नहीं है, पढ़ना है। देखिए अरे मैनेज कीजिए ना, आगे पीछे हो जाइए, एगो पीछे हो जाइए, कोई एगो पीछे हो जाइए, हीरो पीछे हो जाइए, पैसे भी पौवा भर के हैं। सब लड़का को भी बुक दिए हैं, क्या बात करते हैं आप लोग, लड़का को बुक नहीं मिला है जी? है हाँ तो बिहार पुलिस बैच वाले को ही ना देंगे, सबको हम काहे देंगे? बिहार पुलिस बैच के लड़का को नहीं मिला है, मार फटा से एक एक लड़का को दिए हैं।
अब वीडियो भी बनवाए, यूट्यूब पे डाले हैं, जाके देखिए आप अपना, समझ गए। एक एक लड़का को बुक दिलवाए हैं। एक लड़का बोल रहा है कि सर आप लड़का पे ध्यान नहीं देते हैं, लड़का को बुक नहीं दिए हैं। महाराज कहां रहते हैं आप? चलिए देखिए, आपको जो है पढ़ा रहे थे क्या, आपको ये पढ़ा रहे थे उद्योग पढ़ा रहे थे। उद्योग लगभग खत्म हो गया है। हम देख रहे थे मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम केस में जो प्रश्न पूछा जाता है, शुरुआती जो दो लो इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, बाद बाकी उद्योग की भी चर्चा हम आपके साथ किए हैं। उद्योग लगभग आपका खत्म हो चुका है। बाद बाकी जो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, तो जो बचा खुचा होगा उसको क्वेश्चन में देख लेंगे। अब भारत के भूगोल का ऐसे 2-3 चैप्टर बाकी होगा, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके बाद के चैप्टर का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। अंतिम महत्वपूर्ण, हाँ वही 3-4 चैप्टर जो भी बाकी होगा। क्या क्या बाकी है? भारत की जनसंख्या, जनजाति, शास्त्र नृत्य, हाँ इसमें जानते हैं, इसमें मात्र एगो चैप्टर, 4 गो चैप्टर बाकी। भारत के खनिज संसाधन, भारत की जनसंख्या, भारत की जनजाति, भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। इसमें जानते हैं जनसंख्या पढ़ाने में 2 से 3 दिन, इस सप्ताह में जनसंख्या खत्म हो जाएगा। इस सप्ताह में जनसंख्या खत्म हो जाएगा। खनिज संसाधन में 1 से 2 दिन, यानी आज क्या तारीख है? 15, तो सॉरी 5 तारीख है। हाँ अल्लाह का, देखिए 15 इसलिए मुंह में आया कि 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं था। तो इस सप्ताह और अगले सप्ताह इंडियन ज्योग्राफी खत्म। इंडियन ज्योग्राफी के बाद आप लोग वर्ल्ड पढ़िएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा देंगे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। फिर जो है उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री लाएंगे क्या? तो इंडियन ज्योग्राफी में इस सप्ताह और अगले सप्ताह इंडियन ज्योग्राफी खत्म। फिर बचेगा उसका ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आगे धीरे धीरे चलते रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर वर्ल्ड पढ़ा देंगे आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत दिन से नहीं हुआ है। तो ये चारों चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या। तो एक बात जान लीजिए कि आपका जो भारत का भूगोल खत्म होने वाला है, 6 क्लास और लगेगा। 6 क्लास गिन करके 6 क्लास, और 6 क्लास से ज्यादा होगा तो 7 क्लास, लेकिन 7 से 8 नहीं हो सकता है। 7 से 8 नहीं होगा, मतलब 15 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। और आप प्रयास ये कीजिए कि 15 दिन में पूरे इंडियन ज्योग्राफी को एक बार हम रिवाइज कर ले। 15 दिन में पूरे इंडियन ज्योग्राफी को एक बार आप रिवाइज कर ले, और फिर आपका टेस्ट होगा। इसका इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और टेस्ट में आप सब लोग जानते हैं पैसा देते हैं, पैसा देंगे। ठीक है, और 1 to 10 को देंगे, 1 to 5 नहीं, 1 to 10 को देंगे, 1 to 10 को देंगे। और होगा तो जिसको बुक चाहिए उसको बुक दे देंगे। जैसे किसी को दरोगा का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो बुक दे देंगे, और जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे देंगे। ठीक है, दोनों व्यवस्था रखेंगे। आपको जो मन है वो आप ले लीजिए। ठीक है, तो 15 दिन में, यानी 6 क्लास में 15 दिन में मात्र 6 क्लास होगा ज्योग्राफी का, क्योंकि एक दिन छोड़ एक दिन होता है। तो 2 सप्ताह में आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। और 2 सप्ताह में जब आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे यहां पर। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर इसके बाद जो है आपको हिस्ट्री लाएंगे। समझ गए? तो आ जाइए, ये चारों चैप्टर में खनिज संसाधन डाटा वाला है, वो हम आपको दे देंगे। महत्वपूर्ण है इसमें जनसंख्या, तो पहले जनसंख्या को पढ़ लेते हैं। और ज्योग्राफी सब लोग शुरू से पढ़े हैं ना जी? कितने लोग पूरा ज्योग्राफी पढ़े? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, मैक्सिमम लोग। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो है ज्योग्राफी पूरा रिवाइज कर लीजिए 15 दिन में, और 15 दिन के बाद खत्म होते होते टेस्ट हो जाएगा। 15 दिन के बाद खत्म होते होते आपका ज्योग्राफी का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं देंगे। तो आप जो है अब 15 दिन जो बाकी है उसमें जो है रिवीजन कीजिए। चैप्टर 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 ऐसे कर करके हम आपको रिवीजन के लिए होमवर्क भी दे देते हैं।
तो ऐसा करते हैं कि जब हम अगले क्लास में आएंगे ना, तो हम अगले क्लास में जो है आपसे चैप्टर नंबर सिर्फ 1 पूछेंगे। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा बड़ा है, चैप्टर नंबर 1 पूछेंगे हम। ठीक है, करके आइएगा, पक्का ना? चलिए ठीक है, तो आगे अगला चैप्टर हेडिंग मारिए, भारत की जनसंख्या। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अप्रोक्सीमेट आपको कितना क्लास होगा? 2-3 टॉपिक तो पढ़ाई भी है। वर्ल्ड में हम आपको समय लेंगे 30 क्लास लेंगे, 30 से 35 क्लास वर्ल्ड में लेंगे, 30 से 35 क्लास। ठीक है, 30 क्लास, 30 से 35 क्लास वर्ल्ड में लेंगे। ठीक है, 30 से 35 क्लास। ठीक है, एक महीना में 10 गो क्लास होता है मेरा, 12 गो बस, इसलिए तो सिलेबस खत्म होने में लेट लगता है। हाँ, अगस्त में डिस्टर्ब रहा। ठीक है, चलिए लिखिए तो भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या ज्योग्राफी का यही लास्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये खत्म चैप्टर, ज्योग्राफी खत्म, आप मान के चलिए। ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही है, कहां आवाज नहीं जा रही है? हेलो 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 हेलो, कहा ऑनलाइन आप कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं? ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी लड़का बहुत ऑफलाइन आकर के करता है। भारत की वनस्पति नहीं हुआ? भारत की वनस्पति तो पढ़ाए हैं ना, हो गया। थोड़ा बहुत बोले थे बताएंगे, लेकिन छोड़ दिए थे, कुछ कारण हुआ था। तो क्वेश्चन आंसर जब करवाएंगे ना, तो उसमें सम्मिलित कर देंगे। ठीक है, उसमें सम्मिलित कर लेंगे। और स्लो मोशन में वीडियो चल रहा है, कहां क्या दिक्कत है जी? है बे तो ठीक है, झूठ फालतू का डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग। कौन नहीं, कमेंट कौन किया था, कहां गया? आवाज सही है सर जी? हाँ सही है, हाँ सब चीज सही है ना? यहां पर ऑफलाइन वाला देखा है जी? ऑफलाइन वाला देखा है ना? ऑफलाइन वाला है कोई है जी? कहां गया ये सब? अरे कहां गया जी? अरे कहां गए जी आप लोग? कहां गया लड़का सब जी? सब चीज सही है? अरे ऊपर जा करके देखिए ना, फोन क्या लगा रहे हैं? ऊपर देख करके आया है? सब चीज सही है? ये झूठ मूठ का बताइए, फालतू का। चलिए, भारत की जनसंख्या, ठीक है, आ जाइए, समझिएगा। देखिए भारत की जनसंख्या, अरे पढ़ लीजिए ना पहले, उसके बाद कीजिएगा ना। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लिखे हैं, हाँ ठीक है। देखिए जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, जन जन का मतलब लोग, और संख्या का मतलब संख्या, लोगों की संख्या। भारत की जो आबादी है
उसकी जो गिनती होती है उसी को जनगणना कहा जाता है, जनगणना कहा जाता है। और जो जनगणना होता है, जनगणना संघ सूची का विषय होता है, संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय होता है जनगणना। और जनगणना संघ सूची का विषय होता है, इसलिए जनगणना संघ सूची का विषय होता है, इसलिए जनगणना का आयोजन या जनगणना करवाने का काम केंद्र की सरकार करती है। जनगणना करवाने का काम केंद्र की सरकार करती है, केंद्र सरकार जनगणना करवाती है। बात अगर भारत में जनगणना की जाए तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो भारतीय वायसराय हुआ करते थे उस समय। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार भारत में जनगणना आयोजित किया गया। 1872 में जो जनगणना आयोजित हुआ उसमें भारत की 100% जनसंख्या, भारत की 100% जनसंख्या का जनगणना नहीं किया जा सका था। इसके बाद लॉर्ड रिपन के समय, भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में दूसरी बार जनगणना हुई और उसमें भारत की लगभग 100% जनसंख्या का जनगणना किया गया। और 1881 ईस्वी में ही यह फिक्स कर दिया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना करवाया जाएगा। और 1881 से लेकर 2011 ईस्वी तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन हुआ। लेकिन 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ और उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसके कई कारण हैं। इसके जो कई कारण हैं उन कारणों में एक कारण है कोविड एक कारण है। हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेट सेट होगा, लेकिन होगा जरूर। और जनगणना का आयोजन जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना है अमेरिका। अमेरिका ने ही पहली बार यह तय किया कि जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए। और फिर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन अमेरिका में भी हुआ। और अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने भी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना आयोजित करवाया है। 2021 का तो आंकड़ा आया नहीं है, डाटा आया नहीं है, इसलिए हम लोगों को जो भी याद रखना होगा वो लास्ट डाटा 2011 के डाटा को याद रखना है। और अभी तक आपसे आपके परीक्षा में 2011 का डाटा ही पूछा जाता रहा है। तो 2011 के डाटा के आधार पर ही इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। और इस बात को भी आप जानिए
कि आधुनिक काल में वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से जनगणना करवाने वाला विश्व का पहला देश बना है स्वीडन। स्वीडन स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन देश है स्वीडन। स्कैंडिनेवियन देश में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ये सब देश आता है। जानते हैं ये सब देश भ्रष्टाचार मुक्त है। इस सब देश में भ्रष्टाचार हाई न है। जो स्कैंडिनेवियन देश है, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वहां की सरकार वहां के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देता है और भारतीय करेंसी के अनुसार 2 से 2.5 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता देता है। यानी आप बेरोजगार हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। बड़ी विकसित देश है जी। अरे छोटा देश है, जनसंख्या कम है। छोटा देश है, जनसंख्या कम है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार मुक्त है तो बेरोजगारी भत्ता देता है। भारत में तो नौकरी दे दे सरकार वही काफी है। जानते हैं भारत में जो बहुत सारी समस्या है, भारत में बहुत सारी समस्या है। समस्या के तो कई सारे कारण होते हैं, लेकिन सभी समस्या के कारणों में और कारणों के जड़ में है जनसंख्या। जनसंख्या, बेतहाशा जनसंख्या। बताइए 140 करोड़ है हम लोग। अमेरिका 35-40 करोड़ है मात्र। अमेरिका से सीधा 100 करोड़ ज्यादा है हम लोग। अमेरिका से सीधा 100 करोड़ ज्यादा है हम लोग, समझे? तो अब तो हम लोग चीन से भी पार होने वाले हैं, समझे? डाटा नहीं ना आया, ऑफिशियल डाटा नहीं ना आया है। वो तो हो गए हैं, वो तो लिंगानुपात को लेकर भी डाटा आया है कि भारत में लिंगानुपात बढ़ गया है, लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं ना आया। जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आएगा तब तक उसे मान्यता नहीं ना दिया जा सकता। जिस रोज आ जाएगा उस रोज देखा जाएगा, समझे? तो नीचे से लिखिए, देश के भीतर आबादी की गणना करना ही, देश के भीतर आबादी की गणना करना ही क्या चैप्टर लिखे हैं जी? क्या चैप्टर क्या लिखे हैं वहां पे? तो उसको सही कर दीजिएगा, ठीक है? आज ये कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास के बाद देश के भीतर आबादी की गणना करना ही जनगणना कहलाता है। आबादी की गणना करना ही जनगणना कहलाता है। जनगणना 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 संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना कराया जाता है।
आगे लिखिएगा स्टार मार्क के अगला पॉइंट, आधुनिक काल में 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 सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक काल में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना का आयोजन कराने वाला विश्व का पहला देश, जनगणना का आयोजन कराने वाला विश्व का पहला देश, जनगणना का आयोजन कराने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन बोर्ड पे लिखा हो, स्वीडन बना जो 1749 ईस्वी में जो 1749 ईस्वी में करवाया। अगला पॉइंट, हाँ स्टार मार्क किया, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दशकीय जनगणना, दशकीय दशकीय जनगणना दशकीय जनगणना अर्थात दशकीय जनगणना अर्थात 10 वर्षों के अंतराल पर दशकीय जनगणना अर्थात 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का आयोजन करने वाला जनगणना का आयोजन करने वाला विश्व का पहला देश अमेरिका बना, विश्व का पहला देश अमेरिका बना, जिसने 1790 ईस्वी जिसने 1790 ईस्वी से जिसने 1790 ईस्वी से दशकीय जनगणना जिसने 1790 ईस्वी से दशकीय जनगणना की शुरुआत की। फुल स्टॉप। आगे भारत में अगला पॉइंट भारत में पहली बार जनगणना
1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। अगला पॉइंट, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, अगला पॉइंट, भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 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 1881 ईस्वी से 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के शासनकाल लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई मानी जाती है। अगला पॉइंट, भारत में जनगणना का आयोजन भारत में जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत में जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। चलिए सुनिए, अब देखिए जो भी आंकड़ा देंगे वो 2011 के अनुसार हम देंगे। तो पहली बात इस बात को जान लेते हैं हम लोग, 2011 की जो जनगणना है भारत की क्रम संख्या से कैमी है और स्वतंत्र भारत की कैमी है। तो देखिए पहली बार जनगणना 1872 में हुआ, फिर 1881 में दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार 1891 में हुआ, चौथी बार 1901 में हुआ, पांचवी बार 1911 में हुआ, छठी बार 1921 में हुआ, सातवीं बार 1931 में हुआ, आठवीं बार 1941 में हुआ, नवीं बार 1951 में हुआ, 10वीं बार 1961 में हुआ, 11वीं बार 1971 में हुआ, 12वीं बार 1981 में हुआ, 13वीं बार 1991 में हुआ, 14वीं बार 2001 में हुआ और 15वीं बार 2011 में हुआ। तो जो 2011 की जनगणना है यह क्रम संख्या से भारत की 15वीं जनगणना है और सारा आंकड़ा इसी का बताएंगे हम आपको आगे। वही अगर बात स्वतंत्र भारत की करे तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन 1951 में हुआ था। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन हुआ था और 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार, दूसरी बार 61, तीसरी बार 71, चौथी बार 81, पांचवी बार 91, छठी बार 2001, सातवीं बार 2011, यानी
ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना के रूप में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, स्वतंत्र भारत में पहली बार 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 जनगणना का आयोजन स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना का आयोजन 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट 2011 की जनगणना 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 भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 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 देखिए, अब जो है यहां पर हम लोगों को कुछ शब्द को समझना है। जैसे एक लिंगानुपात होता है। क्या होता है ये? एक होता है आपको साक्षरता दर, क्या होता है ये? एक होता है जनसंख्या घनत्व, क्या होता है ये? इन सभी चीजों को हम लोगों को समझना है। तो एक एक करके जो है जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, दशकीय वृद्धि दर हो गया, शिशु लिंगानुपात हो गया, साक्षरता दर हो गया। ये सब क्या होता है एक एक करके समझिए। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग समझते हैं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ गए? जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी से पहले एक बात आप समझिएगा। आपको जनगणना के इतिहास में एक वर्ष है, वर्ष 1921 का वर्ष। जनगणना के इतिहास में जो वर्ष 1921 का वर्ष है, इसे जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना के इतिहास में इसे महान विभाजक वर्ष माना जाता है। जनगणना के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि सामान्य तौर पर
हमेशा जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला है। जैसे 1881 में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा 91 में, फिर 1891 में जितना है उससे ज्यादा 1901 में, 1901 में जितना उससे ज्यादा 1911 में। लेकिन जो 1911 से 1921 का कालखंड है, इसमें यह देखा गया कि जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। और 1921 ईस्वी को इसलिए जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है क्योंकि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है, जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, जनगणना के इतिहास में जनगणना के इतिहास में जनगणना के इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। माना जाता है, फुल स्टॉप। चलिए, और आप देख रहे होंगे जातीय जनगणना की बात होती है। जातीय जनगणना, अभी जातीय जनगणना काफी ज्यादा चर्चा में है और बिहार की सरकार ने बिहार राज्य की विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित करवाया कि बिहार में जातीय जनगणना हम करवाएंगे, और नीतीश कुमार को बहुमत प्राप्त था, विधानसभा से पारित हो गया और हमारे नीतीश कुमार जी बिहार में जातीय जनगणना करवाने भी लगे। और फिर इसे बिहार में जो नीतीश सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करवाया जाने लगा, इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया और पटना हाईकोर्ट ने हाल के निर्णय में कहा है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार करवा सकती है। शुरुआती निर्णय में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन फिर से जो है हाईकोर्ट ने कहा कि करवा सकते हैं। तो अब बिहार में नीतीश सरकार अगर चाहे तो जातीय जनगणना करवा करके प्रकाशित कर सकती है, क्योंकि न्यायालय में इस बात को चुनौती दिया गया था, न्यायालय ने इसे स्वीकृति दे दिया है। तो जातीय जनगणना हुआ है और पहली बार जातीय जनगणना वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1931 ईस्वी में पहली बार जातीय जनगणना हुआ था और उसके बाद लगता है उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुआ है। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। करंट का मुद्दा है जातीय जनगणना, और यह जातीय जनगणना एक प्रकार का राजनीतिक स्टंट है, समझ गए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। नीतीश कुमार जी प्रकाशित करवाते भी हैं या नहीं करवाते हैं, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा भारत में पहली बार जातीय जनगणना भारत में पहली बार जातीय जनगणना भारत में पहली बार जातीय जनगणना भारत में पहली बार जातीय जनगणना
वर्ष 1931 ईस्वी में आयोजित हुआ था? चलिए, इसके बाद अब हम लोग जनसंख्या से रिलेटेड टर्म को समझते हैं। पहला हेडिंग मारिएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इसको समझना है। सीधा जानिए कि देश की कुल जनसंख्या को देश के क्षेत्रफल से भागा दे दीजिएगा ना, तो वही जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे देश की कुल जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 करोड़ को देश के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से भाग दे दीजिए, तो भारत का जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। खैर, ये तो जनसंख्या घनत्व 2023 के आंकड़ा के अनुसार प्राप्त होगा, लेकिन जब आप 2011 के आंकड़ा को देखते हैं तो 2011 का आंकड़ा यह कहता है कि भारत की जनसंख्या 2011 के समय 121 करोड़ हुआ करती थी। 121 121 करोड़ हुआ करती थी, और 121 करोड़ की जनसंख्या को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से आप भाग देंगे तो 2011 के समय भारत का क्या पॉपुलेशन डेंसिटी था, वो चीज जो है आपको पता चल जाएगा, वो चीज आपको पता चल जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व कहां किसे जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जो संख्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की जो संख्या होती है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बसे हुए हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग बसे हुए हैं, उसका जो एवरेज निकाला जाता है, उसका जो औसत निकाला जाता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, उसी को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 2011 का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ओवरऑल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। और अगर देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना राज्य बिहार है। बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद केरल है। 1 नंबर में अपना बिहार है, 2 नंबर में बंगाल है और 3 नंबर में केरल है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। अरे ये पर्वतीय इलाका है महाराज, पर्वतीय इलाका है, ठीक है। पर्वत पर मानव कैसे रहेगा? पर्वतीय इलाका होने के कारण आदिवासी समुदाय के लोग जो है यहां पर ज्यादातर रहते हैं। और हाल फिलहाल में चाइना ने अपना एक नया मानचित्र जारी किया है और उस मानचित्र में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बतलाया है। अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बतलाया है, जो कि गलत है। अब देखिए इस सब का क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे दिखलाने के लिए तो बहुत कुछ दिखलाया जा सकता है, समझ गए। और यहां पर हमारी सरकार को निश्चित तौर पर चाइना को लाल आंख दिखानी चाहिए, लेकिन बात यह है बहुत कुछ चीजों को लेकर भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए सबसे बड़ा चीज होता है अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा चीज होता है अर्थव्यवस्था। साधारण भाषा में कहे तो सबसे बड़ा चीज होता है पैसा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो बैलेंस है, उस संतुलित अर्थव्यवस्था में चाइना का योगदान है। और यही कारण है कि भारत की सरकार चाइना को लाल आंख नहीं दिखा रही है। कारण तो और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण हमने आपको यह बतलाया है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 46 व्यक्ति, 46, 4 5 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी लिखिएगा। जब देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाता है, यानी भागा दिया जाता है, DIVIDE, भाग दिया जाता है। जब देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
प्राप्त होता है, फुल स्टॉप। अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे लिखिएगा स्टार मार के। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे लिखिएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अगला पॉइंट, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार है। बिहार है। जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः पश्चिम बंगाल और केरल है। पश्चिम बंगाल और केरल है। अगला पॉइंट, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। आगे अगला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक अगला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली है जहां 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जहां 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। जहां 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। जहां 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, वहीं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। चलिए, अभी तक जितना बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको पढ़िए। अभी तक जितना बताएं, लिखाएं, समझाएं, उसको पढ़िए, याद करवाएंगे। जल्दी पढ़ने बोले हैं, पढ़िए।
पढ़ लिए जी। आइए तो, जनगणना कौन सूची का विषय? जनगणना का आयोजन कौन करवाता? आए? केंद्र सरकार। जनगणना का आयोजन कौन करवाता है? आगे बताइएगा। सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कराने वाला विश्व का पहला देश? पहला देश 10वीं जनगणना, यानी 10 वर्षों पर जनगणना की शुरुआत कौन देश में हुई? कौन देश में हुई है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना? कितने वर्ष के अंतराल पर? 10 वर्ष में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1800। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1800। किसके समय में? किसके समय में? भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1881। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1800। भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1881 से हुई है। इसके बाद 2011 की जनगणना, भारत की केमी जनगणना? 15वीं। केमी 2011 की जनगणना, भारत की केमी जनगणना। स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1951 में हुआ है। ठीक है, 1951 में हुआ है। आगे बताइएगा कि जो आपको किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष का, किस वर्ष को महान विभाजक? पहली बार जातीय जनगणना कब हुई है? पहली बार जातीय जनगणना 1931 में हुई है। इसके बाद देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या क्या कहलाती? जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकाला जाता है? देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कितना? कितना? उसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और केरल में जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए हम लिखाए नहीं। तो जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? दूसरा स्थान पर? दूसरा स्थान पर? तीसरा स्थान पर? तीसरा स्थान पर? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? सबसे कम जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। टीचर्स डे है आज, समझ गए? तो आप लोग जो है कुछ कुछ लाए हैं, लाइए, जो भी करना है जल्दी करवा दीजिए। है, हल्ला मत कीजिए। गुलाब का फूल दे रहे हैं हो। देखिए गुलाब का फूल मिला है हमको, वो भी रेड वाला है। आराम से, हड़बड़ाना ना, गिफ्ट के साथ कीजिए ना, वो बढ़िया फोटो खींचिए ना महाराज। चलिए चलिए, हो गया। देखिए हमको भी दूसरा भी गुलाब का फूल मिल गया। चलिए।
पहले फोटो में खिंचा लीजिए आप लोग। हाँ चलिए चलिए हम साइड हो जाते हैं। इस पे लगाइएगा हो है, हल्ला मत कीजिए हीरो सब। है, हल्ला मत कीजिए हीरो सब। आराम से देखिए, ऊपर में पंखा है, आप लोग देख करके। हल्ला मत कीजिए, आराम से आराम से, जो भी करना है आराम से कीजिए, अकबकाइए नहीं ज्यादा आप लोग। है, आराम से, पंखा है ऊपर में, इन्हें हाथ उत कटवा लीजिएगा। बैठ जाइए, जो खड़ा है बैठिए, जो खड़ा है बैठिए, जो खड़ा है बैठिए। है, बैठिए हीरो सब, है बैठिए बैठिए, हल्ला मत कीजिए, बैठिए ना। आगे वाले बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना हीरो सब, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, सबको देखना है, बैठ जाइए, आगे वाले बैठ जाइए, आगे वाले बैठ जाइए। हो गया, कितना लगा रहे हैं? उसको बुझाना भी पड़ता, बुझाना तो हम ही को ना है, इसलिए बोल रहे हैं कम लगाइए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, आगे वाले बैठिए ना, बैठिए ना, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए ना, थोड़ा सा साइड, आराम से हीरो सब। हे भगवान, देखिए हाँ, पंखा और जल रहा है। चलिए आराम से आराम से, तो हमसे तो भी नहीं करते है ना, जल जाएगा, रुकिए ना, रुकिए। है, जलाइए आप लोग, है देखिए। हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमसे तो जलिए नहीं रहा, बंद हो गया, रुकिए। हाँ सही है, बोले आप लोग। आराम से आराम से, निकाला उसी में होगा विकास। देखिए वहां पे है, उधर गए, देखिए ना, ऊपर वाला सर।
दीजिए चाकू दी। रुकिए रुकिए आराम से आराम रुकिए आराम से रुकिए रुकिए आराम से हम खाएंगे सबका रुकिए रुकिए एक मिनट अरे रुकिए ना हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया अब हो गया आप लोग मुंह में लगा दिए बट हो गया अब हो गया अब बताइए आप लोग मुंह में लगा दिए आराम से बाप रे बाप रे पूरा केक मुंह में लगा दिए बाप रे रुकिए ना ये हो गया चलिए उधर चलिए ना मारे हैं हे भगवान ये देखो उधर निकलिए हो गया उधर चलिए ना जी ये देखिए अरे चलिए उधर चलिए हमारे हैं बाहर आ रहे हैं चलिए बाहर चलिए है लड़का सब चलिए 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 उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए 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 हम उधर आ रहे हैं चलिए उधर आ रहे हैं चलिए देखिए केक लगा दिया ये सब देखिए चलिए 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 उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए चलिए हो गया ना चलिए 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 अब चलिए चलिए अब चलिए 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 बाप रे चलिए ना उधर चलिए ना बाप रे हे भगवान उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए आराम से चलिए चलिए तो बाप रे वीडियो हो रहा चलिए तो चलिए अब हो गया चलिए चलिए अब चलिए चलिए तो चलिए क्या हो गया आप लोग के साथ बाद में खिंचा लेंगे फोटो खुश रहिए सब लोग पढ़िए लिखिए मन से अब हमको जाने दीजिए
देखिए मुंह में लगा दिया आप लोग, ठीक लग रहा है। ठीक है सर, निकल जाइए सर, बहुत ठीक है, हट जाए भाई। मुंह में नहीं लगना चाहिए आप लोग को। हाँ। चलिए चलिए तो गुरुजी लोग चलिए, ठीक ठीक एकदम सबको आशीर्वाद, लड़की लोग सबको आशीर्वाद है। चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। पढ़िए लिखिए सब लोग मन से, यही आशीर्वाद है। पढ़िए लिखिए मन से, पढ़िए लिखिए। अरे एकदम आशीर्वाद है, ठीक है ठीक। पढ़िए लिखिए मन से, सफल होइए जीवन में। चलिए हीरो से, चलिए खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। फिर कभी फोटो खिंचाएंगे ना, क्लासरूम में एक रोज फोटो का सेशन रख देंगे। क्लासरूम, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए सब लोग। पढ़िए लिखिए मन से, खुश रहिए। फिर कभी फोटो खिंचाइएगा ना, जाने दीजिए तो गुरुजी लोग। आराम से, आराम से चलिए तो, चलिए हीरो सब, चलिए हीरो सब। एक रोज फोटो का सेशन रखेंगे, सबके साथ फोटो खिंचाएंगे। चलिए हाथ छोड़ दीजिए। अरे बाप रे, हो गया गुरुजी लोग। चलिए 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 गुरुजी लोग, खुश रहिए। चलिए तो थोड़ा सा, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। पढ़िए लिखिए मन से। चलिए जाने दीजिए तो हीरो साहब, आप साइड हो जाइए तो। चलिए हीरो साहब, जाने दीजिए हीरो साहब, जाने दीजिए गुरुजी लोग। अब बाप, चलिए चलिए अब चलिए तो, चलिए 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 आगे चलिए, आगे चलिए ना।